जय मोरल। मोरल परिवार के सभी साथी, आप सबको हमारा फिर से हार्दिक अभिनंदन। मोरल जगाना है भारत बनाना के बहुत पवित्र मिशन के साथ आज हम फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट की श्रृंखला में जो अपनी कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट्स, जिसमें एक डायोफिट है, दूसरा डायबोसुधा किट है और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो मोरल वर्कआउट है। आप में से कई लोग इन सब ब्रांड्स को जानते हैं, इनका उपयोग भी कर चुके होंगे या करवाया गया होगा, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज इन 3 प्रोडक्ट में आने के पहले हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो में हम तीनों प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम जान लें कि ये किस चीज़ के लिए, ये प्रोडक्ट आखिर किस चीज़ के लिए। ये प्रोडक्ट एक ऐसी डिजीज़ के बारे में आप कह सकते हैं, जिसे डिजीज़ कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि रिस्की माना जाता है। और ये जो है इसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ आज हमारे भारतवर्ष में हर 5-6 व्यक्ति के बीच में से एक व्यक्ति तो डायबिटीज़ के से पीड़ित निकल जाता है। अगर ग्लोबली देखा जाए कि पूरे विश्व में जितने लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो आप समझ लें कि 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत में है। और इसीलिए भारत को, हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जा सकता है, यानी वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल। इतनी संख्या में डायबिटीज से पीड़ित हमारे देश में हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रसित है। रिपोर्ट्स में ये भी आया कि करीब करीब 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है इसकी। अगर हम लैंसेट नाम के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल का रेफरेंस दें, तो आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, और दूसरी एक और संस्था है दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो रिपोर्ट आई है डायबिटीज के बारे में स्पेशली, कि 8.3% किस चीज़ के लिए, वयस्क पॉपुलेशन, एडल्ट जो पॉपुलेशन हमारे देश में है, ये पीड़ित हैं। 8.3% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन, यानी वयस्कों की संख्या। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र में डायबिटीज से पीड़ित ज़्यादातर लोग, किनकी तुलना में, रूरल क्षेत्र के मुकाबले, यानी जो गांव है वहां भी लोग पीड़ित हैं, लेकिन उनकी संख्या शहर के लोगों की संख्या से कम है जो कि डायबिटीज से पीड़ित है। और बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे भी आप देखेंगे कि हम सब लोगों के बीच में होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज हो चुका है, या डायबिटीज के पहले की स्टेज है जिसे प्री डायबिटीज कहते हैं। क्योंकि हमने कभी टेस्ट कराया ही नहीं, बस जो कुछ भी है खाते पीते चले गए, तो इस तरह से ये एक बड़ा साइलेंट किलर का काम करता है। यानी इसके लक्षण बड़ी आसानी से शुरू में नजर नहीं आते हैं, और अगर कुछ लक्षण होते भी हैं तो कुछ आम बीमारियों की तरह लगते हैं, जैसे कि आम बीमारियों के भी लक्षण मिलते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, और हम उसी लाइफ स्टाइल में चलते रहते हैं। हम अपने खान पान या जो भी चीज़ें हमारी रूटीन है, हम उसमें कोई रुकावट नहीं डालते हैं, और इसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें डायबिटीज़ के पहले की स्टेज है या डायबिटीज़ है या बिल्कुल नहीं है डायबिटीज़। तो दोस्तों, इस तरह से शहरों में खास करके ये ज़्यादा देखा गया है। इसके कई कारण हैं। आप देखेंगे कि शहर के लोगों का जो रहन सहन होता है, उनकी जो दिनचर्या होती है, उनके उठने का समय, जगने का समय, नहाने धोने का समय, खाने पीने का समय, मार्केट की चीज़ों को खाना, प्रोसेस्ड फूड को खाना, बेटाइम खाना, तो ये, और हर समय मानसिक दबाव में रहना, बहुत सारे कारण इसे होते हैं, और जिससे उनकी दिनचर्या और लाइफ स्टाइल, खान पान, काफ़ी चीज़ें प्रभावित होती है। एक चीज़ और होता है कि शहर के लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बड़ी कम है।
क्योंकि बाइक से, गाड़ियों से, ट्रेन से, इन सब चीज़ों से हमेशा यात्रा करते रहते हैं, और ऑफिस में या और भी जहाँ वर्क होता है उनके पैर हाथ भी अस्थिर रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता। यानी 24 घंटे का समय अगर देखा जाए तो शारीरिक जो व्यायाम है या शारीरिक जो एक्सरसाइज है, शारीरिक मूवमेंट जो है वो बहुत कम होता है। प्रोसेस्ड फूड का भी सेवन काफ़ी करते हैं। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसके ढंग से ये डायबिटीज़ की समस्या आती है, जो शहर में ज़्यादा है और गांव में कम। अब ये जो डायबिटीज़ है, ये इसके स्टडीज़ में भी बताया गया है कि कई फैक्टर्स हैं जिनके कारण डायबिटीज़ हो सकता है, जिसमें एक क्या कहा साइंटिफिकली कहा जाता है कि एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, जिसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पैंक्रियास जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसके बीटा सेल्स पर इफेक्ट करता है, और इंसुलिन जो कि बीटा सेल सिक्रीट करती है पैंक्रियास में, उसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी कि बीटा सेल्स को डैमेज करने का भी काम करती है। तो एक कारण तो ये भी बताया जाता है, जबकि इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने कहा, ठीक है। और दूसरे कारण कई और फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण की डायबिटीज होती है। तो इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि एक लाइफ स्टाइल हमारा, और दूसरा ये इम्यून सिस्टम से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो इस कारण से भी डायबिटीज हो सकती है। अब एक ये डायबिटीज है, क्या इसको फिर से रिवर्स किया जा सकता है? नहीं, आप रिवर्स तो कर सकते, फिर से नॉर्मल हो सकती है ब्लड शुगर, लेकिन अगर फिर हम अपने लाइफ स्टाइल को उसी तरह से ले आएंगे जैसे पहले था, तो ये फिर से वापस आएगा। इसलिए ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है डायबिटीज में जो बढ़ जाता है, उसे रेगुलेट करना, नियंत्रित करके रखना आवश्यक हो जाता है दवा के साथ साथ, ठीक है। अब चलते हैं कि भाई ये जो होता है, आपने देखा होगा एक चीज कि इसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप एक चीज मार्क करेंगे कि डायबिटीज में जो शब्द है डी आई से शुरू, ये डी आई शायद डाइट को ही इंडिकेट करता है। इस समय हमें सबसे पहले अपने खान पान को यानी डाइट से को देखना होगा कि हम किस तरह का डाइट ना इस्तेमाल करें या कम इस्तेमाल करें, या किस तरह के फूड या डाइट्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इस पर अगर आप आयुर्वेदिक पद्धति में जाएंगे तो आयुर्वेदिक पद्धति के इलाज में कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सक मना करते हैं, लेकिन कई बार एलोपैथ के चिकित्सक देखेंगे कि वो तो मना करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में वो मना नहीं करता। ऐसी स्थितियों में अगर आप चिकित्सक का इलाज अगर एलोपैथ में करा रहे हैं तो उनके निर्देश को माने, और अगर आयुर्वेद में करा रहे हैं तो इस निर्देश को, जहाँ तक डाइट और का सवाल। दूसरा आप देखेंगे कि डी आई के बाद जो है उसमें एक ई भी लेटर आता है डायबिटीज। ई इंडिकेट करता है शायद एक्सरसाइज कि एक्सरसाइज, जैसा मैंने अभी कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज की कमी से भी हम अपने डायबिटीज को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं अगर हमारी फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो एक तो लाइफ स्टाइल आपके कारण हो गए, दूसरे डाइट मैंने कहा, तीसरा है एक्सरसाइज की कमी हो गई, और कई लोगों की आदत होती है कि खाना जो है वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और ऐसा तब होता है कि जबकि नॉर्मली देखेंगे कि डायबिटीज के जो पहले का स्टेज होता है, जब हम डायबिटीज नहीं हमें हुआ है लेकिन आशंका है कि हम बॉर्डर लाइन पे जाते हैं, तो ऐसे केस में भी आप देखेंगे कि इस तरह की समस्या आती है। हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, रुक रुक के खाना खाते हैं लेकिन ज़्यादा खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए हम इसके पहले कि हमारी डाइट क्या हो, कैसी हो, चलिए हम आए कि डायबिटीज़, फिर ये डायबिटीज़ को साइलेंट किलर क्यों कहा? डायबिटीज को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है, एक तो अर्ली स्टेज में यानी प्रारंभिक अवस्था में हमें इनके लक्षणों का पता नहीं चलता। दूसरा कारण यह है कि ये हमारे शरीर के, एक बार डायबिटीज हो गई तो हमारे शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट्स देखेंगे ब्रेन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन में इफेक्ट पड़ने के कारण
आप देखेंगे कि जो मेमोरी कम हो सकती है, उनकी ग्रैस्पिंग पावर कम हो सकती है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी क्षीण होती है, मूड स्विंग होने लगता है, आईज आंख के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। आपने सुना होगा आंख के इफेक्ट के कारण ब्लड विजन आने लगता है, आंख की रोशनी धुंधली पड़ने लगेगी। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो सकता है, जिसमें कि मैकुला यानी रेटिना का पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है और विजन काफी डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेन आई के अलावा किडनी अफेक्ट हो सकती है, और किडनी अगर अफेक्टेड होगी तो आप समझ सकते हैं कि किडनी के बड़े महत्वपूर्ण कार्य वो प्रभावित हो जाती है, और किडनी के अतिरिक्त लीवर पे भी इसका असर हो सकता है, और लीवर पे अगर एडवर्स इफेक्ट हो गया तो लीवर के कार्य प्रभावित हो जाती है। और नॉट ओनली दिस, बल्कि हमारी हार्ट भी प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर डायबिटीज का हम प्रॉपर केयर ना करें, या हम अगर स्वस्थ भी हैं तो डायबिटीज को अपनी जिंदगी में आने ना दें, हमारे शरीर में वो आ ही नहीं, तो हमें किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हो गया तो हमें किन बातों पर ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी डायबिटीज आगे ना बढ़े। तो इस तरह से आपने देखा कि शरीर के अन्य अंग भी डायबिटीज के कारण प्रभावित होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है, यानी कि आप देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि लिबिडो की भी कमी होती है। लिबिडो कहते हैं कि जो आपसी संबंध बनाने की जो डिजायर होती है उसमें कमी आती है। तो कई तरह के इफेक्ट आपने देखा कि डायबिटीज के पेशेंट्स को हो सकता है। अब ये क्या क्या फैक्टर है जिसके कारण डायबिटीज हो। तो मैंने जैसे कुछ फैक्टर तो पहले ही कहा कि हमारी बार बार एक ही चीज आप जानते ही हैं, जीवन शैली। क्योंकि ये जीवन शैली में गड़बड़ी बहुत चीजों को प्रभावित करती है, बहुत सारे रोग को आमंत्रित करती है, जिसमें एक डायबिटीज। तो एक चीज और है वेट का ध्यान रखना चाहिए। ओबेसिटी यानी अगर हम मोटापा से ग्रसित हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि अपने फैट को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ओबेस पेशेंट जो होते हैं यानी जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है हाइट वेट के हिसाब से, तो उन्हें भी चांसेस है कि डायबिटीज हो सकता है। अब ये ओबेसिटी में नॉर्मली चाहिए कि हर व्यक्ति अपने हाइट के हिसाब से अपने वेट को नियंत्रित करे। ऐसा बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कहा ही नहीं जाता बल्कि ये सच भी है कि साइंटिफिकली जो हमारे हाइट है सेंटीमीटर है, मान लीजिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, तो आपका वेट कितना होना चाहिए? 165 सेंटीमीटर की जो हाइट है आपकी, उसमें 100 को माइनस कर दीजिए, यानी बचा 65, यानी 65 किलो आपका वजन होना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वेट भी हाइट के हिसाब से बिल्कुल सही हो, हम ओबेज नहीं हो और हमारे शरीर में चर्बी यानी फैट ज्यादा जमा कहीं पे नहीं हो, और हो तो बहुत ही उतनी ही मात्रा में हो जितनी उसकी आवश्यकता है। तो ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओबेसिटी के अलावा और क्या कारण हो सकता है कि किसी को डायबिटीज हो सकती है? तो एक चीज और है कि जैसे इसके अलावा देखेंगे कि कई बार हम होते हैं कि लेथर्जिक, यानी लेजीपन आ जाता है, और लेजी आने की वजह से हम किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी से भागते हैं, है कि नहीं? तीसरा कारण जेनेटिक्स भी हो सकता है कि हमारे पूर्वजों यानी हमारे पिता माता या उनके ऊपर के जितने भी पूर्वज में लोग रहे उनमें किसी को हो सकता है डायबिटीज रहा। स्ट्रोक भी एक फैक्टर हो सकता है डायबिटीज के। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग दवाइयां खाते, तो कई बार कुछ दवाइयां भी ऐसी होती है जिससे कि डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से काफी बढ़ जाता है। मेडिकेशन जिसको कहते हैं, औषधि भी कारण हो सकता है। उसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नियमित रूप से इसका चेक कराना जरूरी है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन से भी डायबिटीज की समस्या हो सकती है। वातावरण का भी असर होता है, हम किस वातावरण में रहते हैं। पॉल्यूटेड है, जैसे इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर है जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, या जहाँ शहर में काफ़ी ट्रैफिक्स होता है, धूल, वायु, दूषित वायु, ये सारी चीज़ें जो हैं पॉल्यूशन जिसको आप कह सकते हैं। तो पॉल्यूशन यानी कि एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल या पोल्यूशन, ये सब भी कारण हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं कि हमें डायबिटीज हो जाए। तो हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए।
इसके अलावा जो है आप और क्या हो सकता है कारण? ईटिंग हैबिट, खाने की जो हैबिट है, बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं, उनकी भूख कभी काफ़ी लगती है। तो ईटिंग स्टाइल भी जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें डायबिटीज़ ना हो और डायबिटीज़ एक बार हो गया या हम बॉर्डर लाइन पे हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है, तो हमें तुरंत ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए, खाने पीने की बातों पर ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा लाइफ स्टाइल भी, ईटिंग स्टाइल के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण डायबिटीज़ हो सकता है। तो इस पर विशेष तौर से आप ध्यान दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि डायबिटीज़ में डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का भी ध्यान बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं कि अगर डायबिटीज़ कैसे हम समझेंगे कि हमें डायबिटीज़ हो गया। तो अगर ये कहना है डॉक्टर्स का कि अर्ली स्टेज में ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब आप प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं, यानी डायबिटिक हुआ नहीं है और हम नॉर्मल भी नहीं है, हम प्री डायबिटिक स्टेज में, तो ऐसे स्टेज में कुछ लक्षण प्रकट होंगे और उसके द्वारा ये पता चल पाता है कि जो है सो हमें डायबिटीज के किस स्टेज में हैं। तो ये जो है सो अर्ली स्टेज में यानी प्रारंभिक अवस्था में विजिबल नहीं होता है, लक्षण पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ने लगता है और हम समझ जाते हैं कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे देखिए, एक तो आप सब लोग में से कई लोग जानते भी होंगे कि रात्रि में खास करके पेशाब ज़्यादा होती है, यानी बार बार पेशाब के लिए हम वॉशरूम जाते हैं, यानी कि नाइट टाइम में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। ये एक लक्षण विशेष तौर पे डायबिटीज का हो सकता है। तीसरा कारण है कि प्यास बहुत लगे, यानी प्यास बार बार लगेगी, पानी पीने की इच्छा ज़्यादा होगी, हमें लगेगा कि कुछ न कुछ कोल्ड ड्रिंक या पानी हम पिए और हमारी माउथ यानी मुंह में ड्राइनेस आ जाती है, जिसको कहते हैं ड्राइनेस। और ड्राई माउथ के अलावा देखेंगे मूड स्विंग, चिड़चिड़ा, कभी आप खुश हो जाएंगे, कभी आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी शांत हो जाएंगे। ये मूड स्विंग भी लक्षण डायबिटीज का हो सकता है। वैसे तो और भी कई रोग के लक्षण होते हैं, लेकिन विशेष तौर पे ये डायबिटीज में भी होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। वेट लॉस या वेट गेन भी होगा, यानी या तो वजन बढ़ सकती है शारीरिक, या शारीरिक वजन कम भी होती चली जाती है। तो ये दोनों लक्षण डायबिटीज के सिम्टम्स यानी लक्षण हो सकते हैं। एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगेगी, खाने की इच्छा बार बार होगी और अब ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करने की इच्छा आपकी होगी। तो ऐसे केस में किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह के लक्षण होते हैं तो उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ब्लड विजन, जैसा मैंने कहा कि आंखों में धुंधलापन हो सकता है, यानी चीज़ें साफ नजर आएगी, आप पढ़ने लिखने में या किसी चीज़ को देखने में बड़ी धुंधलापन नजर आएगा, यानी कि आंख की रोशनी में इफेक्ट हो। ये भी एक लक्षण डायबिटीज का होगा। फिर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे लोग आपको पीड़ित होंगे जो मैकुला से, जैसे मैंने अभी अर्ली पहले कहा कि उनको एज रिलेटेड यानी उम्र के कारण भी मैकुलर डिजेनरेशन हो सकता है, यानी रेटिना में जो पार्ट है वो क्षतिग्रस्त हो सकती है, या डायबिटीज के पेशेंट्स में भी मैकुला क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इस तरह से आईज के ऊपर भी इसका इफेक्ट अगर पड़ रहा है तो हमें चाहिए कि हम इसकी तुरंत देखभाल करें। इसके अलावा हाथ और पैर में झुनझुनी हो सकती है, स्वेलिंग की भी समस्या पैर में नीचे आती है। फैटिग, थकावट बार बार होगी आपको, शारीरिक जो भी व्यक्ति डायबिटीज के लक्षण में प्रकट होते हैं तो फटीग यानी थकावट भी काफ़ी होती है। स्किन ड्राई होने लगेगी, यानी स्किन में सूखापन आएगा, आप थोड़ा सा नाखून लगाएंगे तो व्हाइटनेस नजर आने लगेगा। ठीक है, स्किन में हल्के हल्के फोड़े टाइप के सोर्स भी होने लगते हैं जिसमें खुजली आने लगती है। कमजोरी लगने लगेगी। कमजोरी के अलावा जो है और क्या हो सकता है, आपकी जो स्लीप पैटर्न है, जो सोने की टाइमिंग है, वो डिस्टर्ब होने लगेगी। आप कभी सो जाएंगे, कभी फिर उठ जाएंगे, कभी नींद खुल जाएगी, कभी उठ जाएंगे, यानी स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होने लगेगा। तो ये जो है इतने सारे सिम्टम्स अगर होते हैं तो हमें तुरंत इसका ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं भाई हमें डायबिटीज तो नहीं हो गई है। तो इतने सारे
जो आपने सिम्पटम्स देखे ये डायबिटीज के लक्षण होते हैं। अब आते हैं क्या कि जानने की कोशिश करें कि भाई डायबिटीज कहते किसको, डायबिटीज किसे कहा जाता है, इसे भी तो हम संक्षिप्त में समझें। और डायबिटीज जो है ये एक्चुअली क्या है कि हम जो भी चीज़ खाना खाते हैं, देखिए फूड में 3 चीज़ हम ज़्यादातर मैंने बड़ी मात्रा में खाते हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट और तीसरा है प्रोटीन। अभी जो कार्ब खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं ये शरीर में जाके टूटता है और वो बदलता है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसकी लेवल कहाँ जाती है, वो ब्लड में प्रवाहित होता है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, अब होता है कि 2 तरह, तो इसे हम डायबिटीज। अब हम कैसे समझेंगे कि हम डायबिटीज के हुई है या नहीं हुई है, तो कुछ टेस्ट की जाती है। आप में से कई लोगों को मालूम हुआ कि फास्टिंग किया जाता है, यानी कि खाली पेट हम ब्लड को टेस्ट कराते हैं, यानी कि ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते हैं। जब फास्टिंग में आप देखेंगे कि नॉर्मली जो उसका नॉर्मल रेंज है वो कितना है, 100 से 70 से 100, यानी 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर लेवल है फास्ट में, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल माना जाता है। इसे याद रखिए, आप समझ जाएंगे कि हम भाई हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है या नहीं। अगर 100 से 125 नजर आता है फास्ट में, यानी आपने फास्ट किया और उसके बाद आप शुगर करा रहे हैं 100 के नीचे है, तो ये 70 से 100 तक का है तो वो नॉर्मल है। और 100 से 125 अगर हो गया तो इसे लोग प्री डायबिटिक मानते हैं। प्री डायबिटिक का मतलब डायबिटिक हुआ नहीं है लेकिन डायबिटिक होने की संभावना हो रही है। तो फास्ट में 100 to 125 जो है ये आपको देखिए। और अगर 125 यानी 126 आ गया या उससे ऊपर आ गया तो फिर उसे डायबिटीज आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपने समझा होगा, ठीक है। यानी कि नटशेल में अगर कहें तो हमने कहा कि 70 to 100 फास्ट में नॉर्मल हुआ, 100 से 125 प्री डायबिटिक कहेंगे, यानी डायबिटिक के पहले का स्टेज, और 126 एंड प्लस हो गया फास्ट में तो उसे डायबिटीज माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्या कि ये तो फास्ट का हुआ, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें ग्लूकोज दिया जाता है और 2 घंटे के बाद, जिसको आप पीपी बोलते हैं, ये 2 घंटे के बाद जब हम फिर टेस्ट कराते हैं ग्लूकोज लेने के बाद, तो उसमें जो रीडिंग आना चाहिए अगर वो 140 से नीचे है, यानी बिलो 140 अगर आता है तो आप समझिए कि वो व्यक्ति नॉर्मल, पीपी 140, तो 140 लास्ट डिजिट है, 140 से नीचे नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 200 से प्लस हो गया तो वो फिर क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। अब आता है कि भाई 140 तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ये 141 से जो 199 आया 100, वो क्या हो, प्री डायबिटिक, यानी डायबिटिक हुआ नहीं है लेकिन डायबिटिक होने की संभावना हो गई है। और ये ऐसी स्थिति होती है जिसे आप प्री डायबिटिक कहते हैं। तो प्री डायबिटिक स्टेज में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत केयर कर लेना है ताकि डायबिटिक हो ही नहीं। प्री डायबिटीज स्टेज में अगर आपने कर लिया, या कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अगर अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लिया, वेट को सुधारने की कोशिश करने लगे, डाइट को सुधारने की कोशिश करने लगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, डायबिटीज की संभावना खत्म हो जाएगी। तो प्री डायबिटीज स्टेज में विशेष करके इसका ध्यान देना चाहिए। अब करता क्या है, मैकेनिज्म क्या है ये, देखिए हमारा शरीर, जैसे मैंने पहले कहा कि हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब ये जो कार्ब्स होता है ये टूटता है किस चीज में, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज जहाँ जाता है हमारे शरीर के रक्त में जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में चारों बगल रक्त प्रवाहित हो रही है। और ये जो ब्लड में गया, अब ये ग्लूकोज को कहाँ जाने का है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाना जरूरी है, नहीं तो ब्लड में ही ग्लूकोज रह जाए। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको सेंसिटिव होना जरूरी है, जिससे कि वो ग्लूकोज को अपने अंदर कर सके, ताकि वो ग्लूकोज
एनर्जी में या एटीपी जिसको कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो सकता है। और जब एनर्जी होगी तो हमारे शरीर या कोशिकाएं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हमारे शरीर में होती हैं, यानी एनर्जी का प्रभाव होता है और उस एनर्जी का हमारा शरीर यूज करने लगता है। तो ये जो था सरल शब्दों में आप इसको समझा जाए कि ये हुई डायबिटीज कि शुगर को एनर्जी में बदल दिया। तो ऐसे केस में अगर इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं और जो आपने लेवल देखा वो भी नॉर्मल है तो फिर कोई भी चीज परेशानी की नहीं। लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है दोस्तों तो क्या होता है, अब यहाँ पे आता है कि भाई ये तो सरल शब्दों में हुआ कि कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में, ग्लूकोज गया ब्लड में और ब्लड के बाद सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर समाहित करेगा, जो कि ग्लूकोज फिर एनर्जी में या एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और उस एनर्जी का उपयोग शरीर के सारे फंक्शंस के लिए किया जाएगा। यहां तक तो बात सही है। अब आता है कि जो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज में एक विशेष प्रकार का सेल या कोशिकाएं होती हैं जिन्हें बीटा सेल्स कहा जाता है। और ये जो बीटा सेल्स हैं ये स्रावित करती हैं, सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन को जिसे आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, इंसुलिन। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ये हेल्प करता है किस चीज को, ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर प्रवेश करने में हेल्प करता है। बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहा तो आप समझ गए होंगे कि इंसुलिन भी कितना आवश्यक है। अगर इंसुलिन सक्षम नहीं होगा या इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो क्या होगा, जितनी मात्रा में ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाना है वो नहीं जा पाएगी और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती चली जाएगी और ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन भी काफी आवश्यक होता है। तो इंसुलिन हेल्प करता है इस चीज में, ग्लूकोज को सेल्स के एंटर करने के लिए, सेल्स में एंटर करने। अब जो ये ग्लूकोज फिर मैंने कहा कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इन एनर्जी जो आप हमारे शरीर का है वो शरीर का डिफरेंट कार्यकलाप है उसे संपादित करने में ऑब्वियसली मदद करेगा क्योंकि एनर्जी बहुत चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्या कि भाई हो सकता है कि कुछ ग्लूकोज यूज ना हो, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है, तो क्या होता है कि जो अनयूज्ड होता है, जिस ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं होता है वो संचित होता है। वो कहाँ जाके संचित हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में, यानी वो ग्लूकोज जो यूज नहीं हुआ शरीर के द्वारा वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है और ये मसल्स में या लिवर में जाके जमा हो जाता है, यानी संचित हो जाता है और बाद में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग शरीर करता है। अब आते हैं कि ये इंसुलिन, जैसा मैंने कहा कि भाई इंसुलिन तो हेल्प करता है कि सेल्स में ग्लूकोज एंटर हो और एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, अब होता है क्या कि ये जो इंसुलिन है तो इसका काम फिर क्या होगा, इसका काम एक तरह से हो गया कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे नियंत्रित रखा जाए, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में नहीं बढ़े। और इसलिए इंसुलिन हेल्प करता है कि कोशिकाओं के भीतर इसका प्रवेश हो जाए, इसका ग्लूकोज। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा। तो एक इंसुलिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा। अब क्या होता है कि मान लीजिए जो बीटा मैंने कहा कि ये ब्लड ग्लूकोज है, तो क्या होगा अगर मान लीजिए कि ब्लड ग्लूकोज की लेवल काफी बढ़ जाती है, राइट, अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल काफी बढ़ जाती है, ठीक है, और पैनक्रियाज जो है वो क्या कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन को। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, वही चीज ब्लड में जाके क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है उसको सेल्स में एंटर कराने में हेल्प करता है ताकि अधिक मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में ना रहे। तो ये होता है, अगर ब्लड ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा भी हो जाए तो वहाँ पे इंसुलिन का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि वो इसे नियंत्रित कर देता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए इंसुलिन भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी जरूरी माना जाता है। अब है कि मान लीजिए कि
बीटा सेल्स किसी कारण से, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी विज्ञान का वैज्ञानिक कहते हैं, तो इस केस में अगर बीटा सेल्स किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए तो इंसुलिन की मात्रा क्या होगी? इंसुलिन की कम मात्रा में सिक्रेशन होगी, कम मात्रा में स्रावित होगी पैंक्रियाज से। तो अगर उसका प्रोडक्शन लो हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा? वो भी डायबिटीज हो सकता है। क्योंकि अब इंसुलिन कम है तो ऑब्वियस है कि ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा जितनी जरूरी है सेल्स में नहीं एंटर कर रही है और ब्लड में ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा हो गया। दूसरा क्या काम हो गया? एक तो ये हो गया कि इंसुलिन भाई बहुत कम सिक्रीट हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर इंसुलिन हाई है, ठीक है, एक तो हुआ इंसुलिन कम और एक हो गया कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा सिक्रीट हो गई, लेकिन इंसुलिन का यूज ही नहीं हो रहा है। पहले केस में क्या था? इंसुलिन का यूज हो रहा, इंसुलिन की मात्रा कम थी, बनी ही नहीं थी, तो डायबिटीज हो गई। दूसरी है कि इंसुलिन की मात्रा काफी बढ़ गई लेकिन इंसुलिन का ही यूज नहीं हो सका, तो वो भी डायबिटीज की तरफ चला जाएगा। ठीक है सर, तो ये इंसुलिन है साथियों। अब दोस्तों एक चीज और समझने की बात है कि इंसुलिन और क्या करता है। देखिए ये टिश्यूज, हमारी सेल की जो कोशिकाएं शरीर में है, उसे रिपेयर करने का काम करता है। और रिपेयर करने से फायदा क्या होता है कि ये सेल्स को ओपन करता है। किस चीज के लिए? कि ग्लूकोज उसमें एंटर कर जाए, ठीक है। और इसी को हम इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कहते हैं। यानी ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ही जरूरी है। किस चीज के लिए? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित रखने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको क्लियर हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि सेल्स जो होता है, कोशिकाएं, वो अलाउ नहीं कर रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। किस चीज के लिए? ग्लूकोज, इंसुलिन के प्रभाव। यानी इंसुलिन चाह रहा है कि सेल ओपन हो और उसमें ग्लूकोज एंटर करे, लेकिन सेल्स रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा इंसुलिन के उस एक्शन को। तो ऐसी केस में क्या होगा? ऐसे केस में? ऐसे केस को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी सेल्स इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो गया, तो उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है सर। अब आपको बताता हूं कि चलिए कुछ चीजें हमें और जान लेनी चाहिए। अभी आपने देखा कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल फास्ट में, नॉर्मल में क्या होना चाहिए, प्री डायबिटिक क्या होता है, डायबिटिक क्या होता है, पीपी में जो 2 घंटे के बाद किया जाता है, उसमें भी हमने आपको संक्षिप्त में शेयर करने की कोशिश की, क्या नॉर्मल होता है, क्या प्री डायबिटिक होता है और कौन सा लेवल डायबिटिक का होता है। अब आते हैं क्या कि अभी ये सब चीज़ देखने के बाद फास्टिंग, ये सारी अब होता है कि और भी कई तरह के टेस्ट चिकित्सक करवाते हैं जो डायबिटीज होते हैं या जिन्हें डायबिटीज की शंका होती है। जैसे एक टेस्ट तो ये जो मैंने कहा, आपने पहले ही देख लिया, फास्ट और पीपी का। दूसरा जीटीसी टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है एफपीजी टेस्ट भी कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है कि ये सब बताते हैं कि किस स्टेज में जो है सो हमारा डायबिटीज है। तो ये टेस्ट भी बहुत ही जरूरी होता है। अब एक और टेस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपने देखा होगा या डॉक्टर्स जो होते हैं उन्होंने आपको कहा भी होगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये 2-3 टेस्ट जो मैंने बोला, जीटीसी या एफपीजी या रैंडम टेस्ट या फास्टिंग या पीपी, ये सारे के अलावा देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और वो बताता है कि डायबिटीज किस अवस्था में। कंफर्म टेस्ट, दैट इज HB1AC, इसको HB1AC टेस्ट होता है। ये भी हमारे शरीर से ब्लड को निकाल के टेस्ट किया जाता है। और अगर HB1AC, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, तो ये जो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, अगर 6.5 है, 6.5% या ज़्यादा है, तब तो डायबिटीज हो गया। लेकिन अगर 6.5 से नीचे है, HB1AC, जो अभी हमने कहा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, तो अगर 6.5 से नीचे है तो ये नॉर्मल है, और अगर 6.5% से ज़्यादा है तो आप समझिए कि वो डायबिटीज़ के क्षेत्र में आ जाता है। अब ये जो HB1AC, इसे मेरा ख्याल है कि AIC भी कहा जाता है या AIC टेस्ट भी,
इसका ध्यान में रखना आपको चाहिए। जो भी व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित हैं, HbA1c का टेस्ट भी बहुत ही जरूरी कहा जाता है, इसलिए HbA1c का भी टेस्ट कराना चाहिए। ये इतनी चीजें मैंने आपको डायबिटीज के कंसर्न में बताया। अब आते हैं कुछ चीजें, चलिए, कि जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए। वैसे तो अगर आप गूगल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या क्या लेने की आवश्यकता है और क्या नहीं लेनी चाहिए। अगर हम फूड में आते हैं तो कई ऐसे चार चीजें हैं। एक चीज याद रखिएगा कि फाइब्रस चीजें यानी रेशेदार चीज ज्यादा खाना चाहिए। किसको? डायबिटीज के पेशेंट्स को। और अगर प्री डायबिटिक स्टेज में भी है, नहीं भी हुई है, या हम नॉर्मल यानी हेल्दी भी हैं, न प्री डायबिटिक भी नहीं है, प्री डायबिटिक भी नहीं, तो ऐसे केस में फाइबर्स का ज़्यादा सेवन यानी रेशेदार चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। अब देखेंगे कि रेशेदार जो होती है दो तरह की होती है, एक होता है घुलनशील, एक होता है अघुलनशील। तो ये जो घुलनशील होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे चीज़ें खाती होंगी, आपने भिंडी को देखा होगा, भिंडी में जो फाइबर्स होता है ये घुलनशील होता है। राजमा आपने देखा, राजमा भी अगर आप खाएं डायबिटीज के पेशेंट्स को, या जो नहीं भी है डायबिटीज, हम सब लोगों को खाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। भिंडी खाएं, राजमा खाएं, ये सब रेशेदार सब्जियां होती हैं आपका। और जैसे सत इसबगोल आपने सुना होगा, इसबगोल की भूसी होती है, उसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होती है। ओट्स में होती है, दाल का सेवन करिए। इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, तो क्या होगा, ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी नियंत्रित रहता है। और साथ में कुछ जो अघुलनशील फाइबर्स होते हैं ये नट्स में होते हैं, यानी मेवे में होते हैं। तो अगर मेवे वगैरह कोई आदमी अफोर्ड कर सकता है तो मेवा का भी सेवन करें, उसमें भी फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो घुलनशील। और ये जितनी भी सब्जियों का नाम मैंने लिया, ये सारी सब्जी बड़ी इजीली अवेलेबल है, आप खा सकते हैं, इसको रोज खा सकते हैं। पालक का सेवन जरूर करें, पालक करना चाहिए सेवन। पालक के अलावा आप देखेंगे कि जैसे ब्रोकोली, एक गोभी आती है, ब्रोकोली का सेवन करें, बहुत ही अच्छा होता है ये ब्रोकोली, काफ़ी बीमारियों से हमें बचा सकता है। पत्ता गोभी है जिसे कैबेज कहते हैं, उसका सेवन किया जाना चाहिए। कैबेज के अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, जैसे पंपकिन हुआ, कद्दू हो गया, अखरोट का सेवन करिए, अंजीर का सेवन करिए, अनार का सेवन करिए, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। टमाटर अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, टमाटर में लाइकोपीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा आप खीरा वगैरह का सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना, प्याज का सेवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें खाने में कोई आप दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मेथी का पानी भी आप खा सकते हैं, रात में मेथी को पानी में डाल के और उसको सुबह में मेथी का वाटर जो होता है वो कर सकते हैं। दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी की चाय आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको आप दें। और अगर हेल्दी भी हैं तो अगर रेगुलर अगर डायबिटीज़ यानी दालचीनी के चाय या दालचीनी के पानी का सेवन करें तो काफ़ी फायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाने से अवॉइड करना चाहिए, जैसे चावल, चीनी अत्यधिक मात्रा में बिल्कुल अवॉइड करने का है, आलू का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका रोटी, जैसे गेहूं होता है, रोटी, मैदा हो गया, मैदा का सेवन ना करें, गेहूं का सेवन थोड़ा बचें। अगर शुद्ध मिल सके है तो उससे खा सकते हैं। कटहल नहीं खाएं, केले को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि, और ख़ास करके जो दूध वाली चीज़ें, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड, या बटर खास करके मक्खन हो गया, घी हो गया, तो दूध, मक्खन, घी, इसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट, जैसा मैंने पहले कहा कि कार्बोहाइड्रेट ही टूटता है, शुगर में कन्वर्ट होता है। तो क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट वाले भी जो भोजन है उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतर हो कि हम अवॉइड ही करें और प्रोटीन ज़्यादा करें, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़, हाँ दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक जो आता है उसे तो बिल्कुल आप कम कर दें या त्याग दें तो अच्छा है, क्योंकि इससे भी शरीर में
मतलब ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें जो थी ये मैंने आपको बताया। और भी कई चीज़ें हैं जो कि आप डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और लेना चाहिए। और इसके अलावा अब आते हैं कि मैंने कहा था कि डाइट के अलावा एक्सरसाइज, अब आते हैं व्यायाम पर। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपनी फिजिकल एक्टिविटी करता है, चलता है, फिरता है, घूमता है ना, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ की संभावना कम हो। और आपने देखा कि इसीलिए अर्बन क्षेत्र में डायबिटीज़ के लोगों की संख्या ज़्यादा है जो डायबिटीज़, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो इसलिए दोस्तों एक्सरसाइज पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। हम चाहे डायबिटिक हैं या डायबिटिक ना हैं या प्री डायबिटिक स्टेज में, हमें प्री डायबिटिक स्टेज वाले को तो खास तौर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो लोग हेल्दी हैं उन्हें तो एक्सरसाइज पे ध्यान देना ही देना। देखिए, कम से कम 1 घंटे हमें वॉक करना चाहिए। 1 घंटे, यानी अगर आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते, कम से कम 40 से 50 मिनट या 1 घंटे तक वॉक करें। वॉक से क्या होगी कि हमारे शरीर की मूवमेंट होगी, हमारे शरीर के सारे अंग, हाथ पैर सभी हिलते हैं, चलते हैं, डुलते हैं और सारे शरीर का प्रचलन। अगर हम या तो दौड़ना चाहें तो दौड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम टाइम आप 1 से 1.5 घंटा जरूर चलें और कम से कम 10,000 स्टेप, जैसा कि बताते हैं जानकार कि 10,000 स्टेप तो कम से कम कदम प्रतिदिन चलना चाहिए। इससे शरीर के सारे अंग पुष्ट और मजबूत रहेंगे। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, तो जिम में भी जाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं। या जिम से जाने से ये होगा कि भाई कार्ब जो उनके शरीर में या फैट ज़्यादा है या वेट लॉस की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेट आपने देखा ही था कि ज़्यादा वेट, ओवर वेट होना भी डायबिटीज़ को निमंत्रित करता है। इसलिए ये भी जरूरी है। योगा करते हैं तो आप बिल्कुल योगा करें, जिसमें कि शरीर की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग से काफ़ी अच्छा व्यायाम हो जाता है। साइकिल चलाने के अलावा डांसिंग, जो लोग डांस कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करें। मैंने कई तरह के इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अगर लोग इन्वॉल्व रहे तो उन्हें प्री डायबिटिक नहीं होगा, और अगर प्री डायबिटिक हैं तो उन्हें डायबिटिक नहीं होगी, और अगर डायबिटिक हैं तो उन्हें ये करना चाहिए, तो उनकी ब्लड शुगर काफ़ी नियंत्रित रहेगी। इसलिए एक्सरसाइज क्या करता है कि इम्प्रूव करता है किस चीज़ को, डायबिटीज़ में जो ब्लड शुगर ज़्यादा हो गया उसको रेगुलेट करने में। तो एक्सरसाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक तरह से ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, यानी जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, एक तो हमारे शरीर का फैट बर्न होगा, एनर्जी बर्न होती है, और दूसरी चीज़ क्या होगी, कैलोरी ज़्यादा नहीं बनेगी, और दूसरी चीज़ इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, जिससे डायबिटीज़ नियंत्रित रहेगा या डायबिटीज़ होने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान देने की ज़रूरत हमें है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आज के डेट में मैक्सिमम पॉपुलेशन इससे पीड़ित है, और वो है उससे कई तरह की बीमारियां होती है, जिसमें एक बीमारी डायबिटीज़ भी है। और वो क्या है, स्ट्रेस। हर आदमी मानसिक दबाव से ग्रस्त है, कोई बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत कम है, लेकिन ये स्ट्रेस भी जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को कम करना, ठीक है। तो वेट लॉस भी, वेट को भी कम करें, स्ट्रेस को भी कम करें, तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेगी एक्सरसाइज के द्वारा। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो निश्चित तौर से आप देखेंगे फ़ायदा करेगा। और कम से कम, जैसा मैंने कहा, फिर से करता हूँ कि 1 से 1.5 घंटा आदमी को चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट तेज़ी से नहीं चल सकते हैं तो हम ब्रिस्क वॉक भी करें, धीरे धीरे जो आप चलते हैं उस तरह से भी आप हल्का हल्का दौड़ लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी फायदा करेगा। तो वेट लॉस भी जरूरी है। और एक और पॉइंट, पानी, शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वेट लॉस के करने में हमें कम से कम 5 से 10% अपने वेट को कम करना है। वेट को कम करने के लिए, कम जो भी आपका वेट है या हमारा वेट है या जिसका भी वेट है, या जो नहीं चाहते हैं मैं डायबिटीज़ हो या डायबिटिक ऑलरेडी है या प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो
तो उन्हें सबसे पहले वेट कम करने के लिए जितना भी वेट है कोशिश करें कि 5 से 10% वेट तो जरूर कम हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब दोस्तों वेट कम होता है तो जो मैंने एक टेस्ट बताया था ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन दैट इज HbA1c वो कम, यानी आपका नॉर्मल में आ जाएगा। तो उसको नॉर्मल में लाने के लिए जरूरी है। तीसरा फायदा ये है कि बीटा सेल्स भी इंसुलिन बनाने में ज़्यादा मदद करेगा, यानी हेल्दी बीटा सेल्स का भी फंक्शन जो इंसुलिन का निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है, वो भी हेल्दी सिक्रीशन होगा। पानी जो है कम से कम 1 से 2 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। तो ड्राइनेस ऑफ स्किन वगैरह जो हो जाती है, स्किन में सोर हो जाता है, माउथ में जो ड्राइनेस आ जाती है, ये सब चीज़ें बंद होगी। थर्स्ट की समस्या, प्यास की समस्या भी कम होगी। और साथ में क्या होगा कि किडनी हमारा बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर सकेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किडनी हमारे ब्लड में जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको फिल्टर करने का काम करती है। तो फिल्ट्रेशन रेट भी अच्छा होना चाहिए। और हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी क्या करेगा कि एक्सेस शुगर जो है, ठीक है, उसे यूरिन के रास्ते से बाहर निकालने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये संक्षिप्त में मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में बताया, और कि आज हमारे पूरे देश में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है। और मेरा ख्याल है कि डायबिटीज़ को हमने संक्षिप्त में बताने की कोशिश की। और अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपकी हमारी कंपनी में जो 3 प्रोडक्ट हैं वो है डायोफिट, डायबोसुधा किट और मॉडल बायोडा। ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, नेचुरल सप्लीमेंट हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट न के बराबर हैं। अगर एलोपैथ के भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो ऐसे केस में भी इसका सेवन किया जा सकता है। कहाँ अवॉइड करना है, जब हम प्रोडक्ट पे आएंगे तो हम बात करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अब मैं विदा लेता हूँ। मैं अगले बार जब आऊँगा तो अब इन 3 डायबिटिक प्रोडक्ट्स में से किसी 1 या 2 प्रोडक्ट के बारे में चर्चा। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। जय मोरल साथी।